हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे बिना अपना टाइम वेस्ट करे, ऐसा मैं सोचती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कल मेरे बर्थडे पे इतनी सारी विशेस देने के लिए। और आज फिर बैक टू वर्क आपको मैं लेकर आई हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। अभी तक के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी कि 2000 से लेकर 2019 तक जो आया, 16 का पेपर जो 19 में हुआ, 21 के इसमें ऐड नहीं करे गए हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस पे ले लिए गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पीजीटी और टीजीटी दोनों के मिला के। सबसे पहले बात यह है कि आप लोग जो है, जैसा मैंने इससे पहले वीडियो में भी कहा था कि ग्रामर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है अलॉन्ग विद लिटरेचर। अगर आप दोनों चीज़ पे अपना हाथ अच्छा करके चलेंगे तभी आप लोगों को अपने सिलेक्शन के बारे में सोचिए। आप ये मान के चलिए कि 125 क्वेश्चन में से कभी भी 125 के 125 मुश्किल नहीं होते हैं। ये मान के चलिए कि 40-45 क्वेश्चन होते हैं जो मुश्किल होते हैं और बाकी के सामान्य क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि मान लीजिए 80 मुश्किल आसान होते हैं और 40-45 जो है वो मुश्किल होते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग 80, 82, 83 तक क्रॉस कर जाते हैं तो दे थिंक कि हम जो है बहुत अच्छे उसमें हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेपर इसी लेवल तरीके से बनता है कि 80 क्वेश्चंस जो हैं वो साधारण होते हैं और 45 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हटकर होते हैं। तो जो 45 क्वेश्चंस में से 25-30 क्वेश्चंस ठीक करता है उसके सिलेक्शन का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सामान्य 80 ठीक करते हैं। तो आपको उन्हीं पे जो है भाई 80 के साथ साथ 45 में भी मेहनत जो है वो करनी है। जो उस 45 पे मेहनत कर लेते हैं वही फाइनल सिलेक्शन में अपनी जगह बनाते हैं। तो दैट्स वाई ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू पे अटेंशन ऑन ग्रामर एज वेल। तो चलिए, प्रीवियस ईयर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चंस हैं। यूपीटीजीटी इंग्लिश का बैच चल रहा है, आज से जो है उसमें राइटर स्टार्ट करा है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं भाई, अभी आज भी किसी का फ़ोन आया था कि नोट्स खरीदने के लिए। तो भाई एक सिंपल सी बात यह है, इंग्लिश सूत्रा के अपने कुछ नियम कानून हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं इंग्लिश सूत्रा के ऐप पे और या इंग्लिश सूत्रा के किसी भी जो नोट्स से संबंधित या कोई भी चीज़ है उससे मैं कोई क्वेरी, मेरा कोई संबंध जो है वो नहीं है। मैं सिर्फ इस पे पढ़ाती हूँ और इसके अलावा और कोई चीज़ मैं नहीं देखती। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, नोट्स हम लोग सेल जो है वो नहीं करते, किसी भी कंडीशन में नहीं करते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें फ़ीस में ये नोट्स इंक्लूडेड होते हैं, उन्हें मिलते ही हैं वो नोट्स, ठीक है जी। और वो उनके घर पर पहुंचते हैं, हार्ड कॉपी में पहुंचते हैं, तो वो नोट्स उनके पास होते हैं। नोट्स इस तरीके से कंपाइल करे गए हैं कि अगर कोई वैसे पढ़ना चाहे तो उसको शायद वो इतने यूज़फुल ना लगे, क्योंकि उनमें मुझे जब समझाती हूँ तो मुझे 10 चीज़ें उसमें मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ। तो अगर आपको में से किसी को भी ये चाहिए कि हमें नोट्स दे दीजिए, तो नोट्स बिल्कुल भी पैसे बर्बाद करने की मत सोचिए। अगर आपको कोई कह रहा है कि नोट्स खरीद लूँ, पैसे बर्बाद मत करिए, ढंग की किताबें खरीदिए और पढ़िए। बाकी राइटर आज से स्टार्ट हुआ है, तो दोस्त हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन वो जो है हमें कॉल कर सकते हैं 7895937338 पर। अब चलिए बिना और कोई फालतू की बात करें, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। तो व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल के बारे में हम बात करते हैं। एक सिंपल सी चीज़ ये है कि कंपैरेटिव फॉर्म होती किसकी है, एडजेक्टिव्स की होती है और एडवर्ब की होती है। एडजेक्टिव्स जो है वो एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करते हैं नाउन प्रोनाउन को, और एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब को। तो अब यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल है दैट इज़ जो है दैट स्टेट कि भाई एक अवस्था है सुंदर, ये एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो इसकी जब भी कोई चीज़ जो होती है वो मोर देन 1 सिलेबल होती है तो उसमें मोर लगा लेते हैं। अगर नाइस है तो 1 सिलेबल है तो जो है इसमें वाइज है 1 सिलेबल है तो वाइजर हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं तो जनरली उसमें मोर या और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल की जो फॉर्म होगी दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट टू द इंटेरोगेटिव डज ही रन अ होटल इन दिल्ली। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस जो है वो बनाना है
डज ही, इसका जो है भाई स्टेटमेंट जो है वो बनाना है, तो स्टेटमेंट होता है या तो नेगेटिव में होता है या फिर अफर्मेटिव में होता है। तो ही इज़ रनिंग अ होटल, इससे नहीं बनेगा। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किए जाते हैं। ही डज रन अ होटल, ही डज रन अ होटल एट दिल्ली। जब तक एम्फेटिक नहीं हो तब तक हम डू डज नहीं लगाते हैं। तो सिंपल जो इसका स्टेटमेंट बनेगा, ही रन्स अ होटल इन दिल्ली, तो यहाँ पर आएगा ये है, दैट्स डी। क्वेश्चन नंबर 3, द सिंगुलर डायग्नोसिस इज, जब भी किसी भी चीज़ में SIS आता है लास्ट में तो उसे प्लूरल करके SES कर देते हैं। जैसे थीसिस लिखते हैं तो थीसिस को प्लूरल करने के लिए थीसिस कर देते हैं, यानी कि IS जो है वो ES में चेंज हो जाता है। तो ये देखिए SES है, तो यहाँ ढूंढिए डायग्नोसिस, तो यहाँ होगा आपका दैट इज SIS जो है वो हो जाएगा DIAGNOSIS। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज इज, मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज जो है, तो देखिए उसमें गूज का मैस्कुलिन जेंडर जो है वो बताना, ये इससे पहले भी हो चुका है एक बार वैसे। तो जो मैस्कुलिन जो जेंडर होगा, ये देखिए ये जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर या न्यूटर जेंडर आते हैं, ये नाउन जेंडर का पार्ट है। तो बेसिकली ये इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो नाउन के जो ये वाला पार्ट है, इस पर भी आपको मेहनत जो है वो करनी होगी, तो इसीलिए इसको भी आपको मजबूत करना होगा। So that is gender. And now the next one is the correct lexical form in the singular of phenomena is. देखिए phenomenon ये होता है phenomenon, तो ON को चेंज कर दे, ON है तो उसे A में चेंज कर देते हैं। तो दैट इज यहाँ पर इसको चेंज कर दे, सिंगुलर ऑफ फिनोमिना इज फिनोमिनन। ओहो क्या कर रही हूँ, फिनोमिनन सिंगुलर है, ON को A में चेंज कर देते हैं प्लूरल के लिए, तो ON, फिनोमिनन को फिनोमिना में चेंज कर देते हैं। शी sang and danced happily, ये sang है, she sang and danced happily, identify the nature of the underlined verb. she sang and danced how को जवाब दे रहा है, एक्शन वर्ब पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो she sang and danced happily, ये वर्ब जो है, ये वाला वर्ब जब एक्शन ट्रांसफर ही नहीं कर रहा तो ये कैसा वर्ब है, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। दोनों वर्ब्स ही इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि हाउ का जवाब दे रहे हैं, व्हाट का नहीं। द प्लूरल ऑफ वुमेन डॉक्टर इज, देखिए जब वुमेन डॉक्टर बोल रहे हैं तो मैन और वुमेन से बने हुए जो नाउन्स होते हैं, अगर वो एज एन एडजेक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, वो मैन और वुमेन जेंडर बता रहे हैं, तो दोनों में चेंजेस होते हैं। तो विमेन डॉक्टर्स जो है वो हो जाएगा, तो दैट इज विमेन डॉक्टर्स। देखिए कंडीशन मैंने इसमें भी बताई है कि अगर एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं तो वो अलग हो जाता है, लेकिन अगर जेंडर के रूप में ही बताना हो तो मैन और वुमेन और उसके बाद वाला नाउन दोनों में ही परिवर्तन होता है। विच सेंटेंस हैज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इनमें से कौन से सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप ध्यान से देखिए। ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, द बॉय किक्स द फुटबॉल, आई फील अ सीवियर पेन, आज मुझे बीच में बार बार रोकना पड़ रहा है क्योंकि लाइट ना आने की वजह से बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसीलिए बीच में बार बार रुक जाता है। चलिए कोई बात नहीं। विच सेंटेंस हैज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, द बॉय किक्स द फुटबॉल। सबसे पहले हम नीचे से लेते हैं, द ड्राइवर स्टॉप्ड, ये है वर्ब और जवाब दिया व्हाट का, तो ये आया ड्राइवर ने स्टॉप करी क्या, ट्रेन, तो स्टॉप्ड व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है आई फील अ सीवियर व्हाट, पेन, तो आई फील के बाद ये पेन पे आ गया, तो ये भी टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब। द बॉय किक्स व्हाट, द फुटबॉल। ही रैन वेयर, माना ए आ रहा है, ही रैन व्हाट नहीं, ही रैन वेयर, अ लॉन्ग डिस्टेंस। ही रैन हाउ, ही रैन, अब ये भले ही यहाँ पर नाउन आ रहा है मगर वो व्हाट का जवाब नहीं देगा, वो एक लंबा डिस्टेंस दौड़ के आया। ही रैन वेयर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ही रैन हाउ अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये
व्हाट का जवाब नहीं दे रहा है, एक्शन जो है वर्ब का ट्रांसफर नहीं है ऑब्जेक्ट पे हो रहा, इसीलिए ये जो चीज है ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इसीलिए ये ए में इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट एनिमल क्राई टू कंप्लीट द सेंटेंस। डॉग्स बार्क, लायंस रोअर, बट फ्रॉग्स जो है वो क्या करते हैं, क्रोक करते हैं, क्रोक, दैट इज क्रोकिंग। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। शी ट्रूली एंजॉयड ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस अबव इज शी ट्रूली एंजॉयड वॉट का जवाब दे रहा है, जो वॉट का जवाब दे वो नाउन होता है, और नाउन वर्ब जैसा हो तो उसे वर्बल नाउन यानी कि जेरेंड कहते हैं, इसीलिए आंसर है ए, अ जेरेंड। Now the question number 11, which group shows only superlatives? राउंडर, मोर, टॉल, फास्टर, ये तो गलत ही हैं सारे, क्योंकि राउंड को राउंडर नहीं होता, ये आपके जो है शेप वाले जो होते हैं, शेप बताने वाले या कोई भी ऐसे एडजेक्टिव्स जो होते हैं, ये बिल्कुल भी इनमें ER, EST का यूज़ नहीं लिया जाता। इसके बाद हैवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, स्विफ्टेस्ट, क्यूटेस्ट, बेस्ट, स्ट्रेटेस्ट, मच हायर, ये इसमें गलत कर रखा है, हायर के पहले मच जो है वो नहीं लगा है, मच हायर, भैया हायर लग रहा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। फिटेस्ट, ब्रेवेस्ट, टॉलर की जगह टॉलेस्ट होता तो ठीक हो जाता, तो अब आप इसमें ही देखिए, क्योंकि देखिए ऊपर वाला नॉन ग्रेडेबल में हो गया, नीचे वाला हैवीएस्ट है, ठीक है जी, मोस्ट रग्ड है, रग्ड जो है घिसा हुआ, मोस्ट रग्ड, स्विफ्टेस्ट, क्यूटेस्ट, बेस्ट, तो ये जो है यही बी वाला पार्ट जो है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, सारी की सारी सुपरलेटिव डिग्री है। द प्लूरल फॉर हैंडफुल इज, अब सबसे पहले इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स गड़बड़ क्या कर देते हैं, या तो इसमें ये हैंड्सफुल कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए ये वर्ड एक ही है, हैंडफुल, तो बीच में एस लगाने की क्या जरूरत है, एस लगेगा तो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, क्योंकि वर्ड ये एक शब्द है, ये दो अलग अलग शब्द नहीं है, तो हैंडफुल्स जो है वो आएगा यहाँ पे, हैंडफुल्स, कपफुल्स, स्पूनफुल्स। She often goes to the cinema. She goes to the cinema how many times? कितनी बार? तो यहाँ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कितनी बार का जवाब दे रहा है, तो दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। She barely left the room when the roof fell in. मुश्किल से ही वो रूम से बाहर निकला था कि रूफ जो है वो गिर गई, तो ये है क्या, मतलब कितना, हाउ मच, तो ये है आपका दैट इज शी बेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन। तो भाई इसमें ये है एडवर्ब ऑफ टाइम जवाब देता है व्हेन का, एडवर्ब ऑफ डिग्री जवाब देता है हाउ मच कितना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम्स, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ कैसे, काम करते कैसे हैं, तो ये है बेयरली लगभग भी है ना, तो ये जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। Indicate the underlined word which is the correct adverbial qualifications. The flames spread everywhere. Flames noun है, ये article है, spread verb है, कहाँ, where, ये adverb है, adverb of place, तो ये है आपका that is the correct thing। यहां पर है द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर। शी स्लेप्ट साउंडली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब। शी स्लेप्ट हाउ का जवाब दे रहा है, एक्शन कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वर्ब कैसा है, इंट्रांजिटिव, तो ये वर्ब है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब मैं ये तो वैसे तो मैं सभी से कहती हूँ, मगर एक जो लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं, कई बार आपको लगता होगा कि मैं वो कोई शब्द ऐसा बोल गई हूँ, जैसे एंटरिंग के साथ इन बोल गई, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है तो इसीलिए ऐसा लगता है, नहीं तो मैं जो है आप कोशिश कर कीजिए कि मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से समझ में आएंगी।
और अगर सिर्फ ऊपर ऊपर का सुन ले तो उससे स्टूडेंट्स जो है ना कुछ का कुछ सुन लेते हैं। जैसे कभी किसी ने फ़ोन कर दिया कि हमें नोट्स खरीदने हैं, तो मैंने तो आज तक कभी, और मैडम ने कहा है, मैंने तो आज तक कभी कहा ही नहीं कि हम नोट्स बेचते हैं। तो आप जो भी मैं बात कहती हूँ, मैं तो बहुत कम देर के लिए वो वाली बात जो है वो बोलती हूँ। तो अगर आप प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुन लिया करिए। एक बार में ना समझ में आ रही हो तो दूसरी बार सुन लिया करिए, फिर शायद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ज्वाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड मतलब 2 सेंटेंसेस, 2 फाइनाइट वर्ब्स। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं, जितने फाइनाइट वर्ब्स उतनी क्लॉजेज। अब आप जरा इसको देखिए कि इसे हमें सिंगल सेंटेंस, यानी कि अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं करा गया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको इसे किस में जोड़ना है, आपको इसको जो है एक जो है सिंपल सेंटेंस में जो है बनाना। अब सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि नॉन फाइनाइट्स तो आ सकते हैं मगर फाइनाइट एक ही आएगा। एज ही वॉज इल, ही वॉज एबसेंट फ्रॉम। वॉज 2 है, नहीं हो सकता। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, एक फाइनाइट वर्ब है और कोई सा नहीं है। तो अगर हमें इसे सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी टू इंडिकेट डिसकंटिन्यूड हैबिट। देखिए डिसकंटिन्यूड हैबिट बताने के लिए यूज टू का यूज करते हैं, जो अब यूज ही नहीं होता उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यूज टू। जैसे देयर वॉज अ हाउस देयर, वहां पर एक घर था। देयर यूज टू बी अ हाउस देयर, देयर इज अ हाउस देयर, देयर वॉज। अब अगर ये तो सारे ये इज वाला, देयर वॉज अ हाउस देयर, देयर यूज टू बी अ हाउस देयर, वहाँ एक घर हुआ करता था मगर अब नहीं है। देयर वॉज अ हाउस देयर, वहाँ एक घर था। तो ये डिसकंटिन्यूटी नहीं बता रहा कि वहाँ घर था अब नहीं, वहाँ कभी एक घर हुआ करता था मगर अब नहीं है। लगातार हमें उसे देखने की आदत थी मगर अब वो घर जो है वहाँ से हट गया है। तो देयर यूज टू बी इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। देयर यूज टू बी अ हाउस देयर। देख लीजिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मॉडल जब आप पढ़ते हैं तो उनके रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। एग्जामिनर क्या पूछ ले, अगर आपसे यही पूछे इनमें से कौन से में डेयर जो है मॉडल के तौर पे यूज़ हुआ है, कहाँ मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, कौन से सेमी मॉडल्स होते हैं, कौन से जो होते हैं मार्जिनल मॉडल्स होते हैं। तो ये सारी कमियाँ जो हैं, सॉरी ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। खोपड़ी घूम रही है मेरी आज। Fees will not be received after 3 PM. The underlined expression is, सबसे पहली बात, अगर मॉडल के बाद बी लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। तो ये पैसिव सेंटेंस है, लेकिन पैसिव सेंटेंस है किसका, मॉडल का पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि ये प्रिसाइजली पूछा हुआ है इन्होंने कि भाई पैसिव है, हम वरना अगर और कुछ होता तो हम यही लगा देते, लेकिन ये मॉडल का पैसिव वॉइस है, इसीलिए हम इसमें आंसर लगाएंगे बी। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद अ फ्रेजल वर्ब। डिड यू रिफ्यूज द ऑफर। रिफ्यूज करने का मतलब होता है मना करना, और इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं टर्न डाउन। तो इसका आंसर होगा दैट इज टर्न डाउन, किसी चीज को मना करना। What will be the suitable prefix for the word decent? Decent is शालीन, सुसंस्कृत, शिष्ट। इनडिसेंट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से भरा हुआ, तो दैट इज डिसेंट के पहले इन लगा देंगे तो इनडिसेंट। स्ट्रेंज फ्रेंड, पास्ट, प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड, डीपलियर एंड डार्कर अंडरस्टूड। इसमें एक वर्ड छोड़ा हुआ है, डीपलियर के बाद डार्कलियर अंडरस्टूड। जब वर्ड छोड़ रखा है तो वो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा स्पेशल फीचर यूज़ किया गया है। तो ये इन मेमोरियम की लाइन है टेनिसन की, और इसमें एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसे छोड़ दिया गया है, तो इसीलिए इसमें है ओमिशन ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच। Which of the following sentences has a transitive verb? He knows English very well. The river is flowing fast. She dances very beautifully. My sister is going to her training center. He knows what? तो ये जो है आपका जवाब दे रहा है, what का जवाब दे रहा है
तो ये है, दैट इज ये व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये हो गया इंग्लिश। ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर रहा है। द रिवर इज फ्लोइंग हाउ, तो भाई वर्ब है लेकिन ये हाउ का जवाब दे रहा है, तो ये एडवर्ब है। मतलब ये एक्शन उस पर ट्रांसफर नहीं कर रहा। शी डांसेस हाउ, माई सिस्टर इज गोइंग वेयर, तो ये हाउ वेयर का जवाब दे रहे हैं, व्हाट का जवाब नहीं आ रहा है और एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा बाकी किसी में, सिर्फ इसी में हो रहा है, तो दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस यानी कि फ्यूचर जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, मिस्टर दास विल सून बी विजिटिंग अस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट मतलब होता है फ्यूचर कंटिन्यू, इम्परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं और कंटिन्यूअस टेंस को ही इम्परफेक्ट टेंस बोला जाता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो मिसेस दास विल सून बी विजिटिंग अस, विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यही होता है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ट्रांजिटिव वर्ब और ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, इनमें से कौन से सेंटेंस का वर्ब ट्रांजिटिव है। ही रन्स हाउ, ही स्पीक्स फ्रेंच, ये वो क्या बोलता है फ्रेंच। द डॉग हैज़ बीन बार्किंग, द बॉय जम्प्ड अप एंड डाउन, तो ये पहला वाला जो है वो हाउ का जवाब दे रहा है, ये व्हाट का जवाब दे रहा है। द डॉग हैज़ बीन बार्किंग, सिर्फ जो है द डॉग हैज़ बीन बार्किंग कितनी देर से हो रहा है ये बता रहा है, लेकिन एक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ। द बॉय जम्प्ड वेयर, अप एंड डाउन, या हाउ अप एंड डाउन, तो ये जो है इसका जवाब दे रहा है। केवल एक ही वर्ब है जो अपने एक्शन को व्हाट से और ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर रहा है, वो है बी पार्ट। ही स्पीक्स व्हाट, फ्रेंच। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द सूटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। प्रीफिक्स जो है वो यानी कि जो पहले लगता है, अनपोलाइट, नॉन पोलाइट, इनपोलाइट, इम्पोलाइट। देखिए, पोलाइट के साथ जो प्रीफिक्स लगता है वो होता है इम्पोलाइट। द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजन्स इज, पिजन्स के बोलने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट्स कू। चिर्प चिड़ियों के लिए करते हैं, क्रो तो कौवे होते हैं, क्रोक जो है क्रोकिंग साउंड जो है, तो ये जो इनकी पिजन्स की जो साउंड होती है वो है कू। क्रोक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। द फेमिनिन फॉर्म ऑफ कोल्ट इज, कोल्ट की जो फेमिनिन फॉर्म है, अब ये देखिए ये इतना ज़्यादा फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर आता है, बच्चों वाले उसमें लगता है ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें जो है देखिए कोल्ट का है फिली। द प्लूरल ऑफ ब्यूरो, तो ये जो है दैट इज एक्स लगा देंगे तो हो जाएगा। ए यू को जिसमें ए यू आ रहा हो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक्स जो है लास्ट में जुड़ जाता है, तो दैट इज ब्यूरोक्स। टेब्ल्यूक, तो इसमें जो है ना ये इसमें प्लूरल बनाने के लिए यू के साथ एक्स जोड़ देते हैं। द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी इज, देखिए नेसेसिटी जो है उसका मतलब होता है आवश्यकता, तो उसका जो वर्ब होगा वो होगा नेसेशिएट, दैट इज नेसेशिएट, ये होगा इसका मतलब किसी चीज़ का आवश्यक बनाना। नेसेशिएट को जो है वो बोला जाएगा, दैट इज नेसेसिटी का होगा नेसेशिएट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसका। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना, तो ये वर्ब है और उसमें आप किसी भी उसमें फुल लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जब आप वर्ब में फुल जोड़ देते हैं तो दैट बिकम्स एडजेक्टिव, तो ये होगा बोस्टफुल। वैसे बोस्ट जो है नाउन के रूप में भी यूज करता है, द बोस्ट ऑफ, यानी कि जब उसको हम शेखी के रूप में ले लेंगे तो वो नाउन के रूप में भी यूज हो जाएगा। द एडजेक्टिव कावर्ड हैज़ द नाउन फॉर्म, देखिए कावर्ड को अगर हम नाउन फॉर्म लेंगे तो इसका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे कावर्डिस, यानी कि कायरता। ये एक क्वालिटी का नाम हो गया इसीलिए, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो दैट इज
कावर्डली, कावर्डम, कोराडिस का, मुझे लग रहा है इसमें जो है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। स्पेलिंग मिस्टेक्स ऐसी छोटी मोटी चलती रहती हैं, मतलब बहुत बड़ी हो जाती हैं वैसे तो ये। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वर्ड अबाउंड हैज द नाउन फॉर्म। अबाउंड का होगा भरा हुआ, द होगा वो इसमें अबंडेंस, प्रचुरता, तो अबंडेंस होगा इसका, दैट इज प्रचुरता, अबंडेंस, प्रचुरता। गिव द राइट सफिक्स फॉर द जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्ट को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो दैट इज जस्टिस, न्याय। न्याय दिखता नहीं, केवल महसूस होता है, दैट्स वाई जस्टिस जो में लगाते ही ICE लगाते ही वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बन जाएगा। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 35, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। मेरा लगभग जो है वो एक्सीडेंट हो गया, तो लगभग क्या हुआ, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। लगभग कहाँ तक, मतलब किस हद तक लगभग, तो दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। द कलेक्टिव नाउन फॉर कॉन्स्टेबल इज, नाउन के भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कलेक्टिव नाउन जो है उसका कॉन्स्टेबल का होता है बैच। And now the next question is which of the following sentences have the transitive verb। भाई बहुत सारे transitive intransitive के questions हैं। A dog runs very fast, no one can speak French। मतलब ये भी ये question आप ये देखिए कितनी बार repeat हुआ है। A dog runs very fast, how? No one can speak what French? He has been, मतलब वही dog वाला question कोई अलट पलट के कर दिया। No one can speak what? French। तो ये है फ्रेंच, यहाँ पर ये एक्शन ट्रांसफर हो गया, द आंसर इज बी। तो आप खुद देखिए कि ये क्वेश्चन कितनी बार जो है वो रिपीट हुआ है। इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, एथलेटिक्स इज, देखिए सब वर्ब के पहले सब्जेक्ट यूज होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो तो इधर नाउन होता है, प्रोनाउन। एथलेटिक्स जो है नेम ऑफ अ स्पोर्ट है, तो इसलिए ये हो गया दैट्स नाउन। In the sentence, all the officers should respect one another. One another is, all the officers should respect whom? किसकी? One another। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। अब नाउन तो ये है नहीं, तो one another क्या हो गया? That is pronoun। In the sentence, he demanded a thorough inquiry। Thorough is, देखिए इंक्वायरी क्या है? नाउन, और नाउन के पहले जस्ट पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया? दैट्स एन एडजेक्टिव। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस आज इतना ही, और बाकी का करेंगे कल। गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।